बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। आज हम बात कर रहे हैं दो कंट्रीज़ के कंपैरिजन पे। ये वो दो मुल्क हैं जो 1947 में 1947 अगस्त के महीने में आज़ाद हुए। सिर्फ एक दिन का वक्फा ज़रूर है इन मुल्कों की आज़ादी में कि एक मुल्क एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और एक मुल्क 15 अगस्त मतलब एक दिन बाद आज़ाद हुआ। अब इन दोनों मुल्की और सियासी हालात देखते हैं कि इन दोनों मुल्क जो कि ये कहा जाए कि एक साथ ही आज़ाद हुए और उस साथ आज़ादी के बाद, उस आज़ादी हासिल करने के बाद आज एक ड्यूरेशन के बाद इन दोनों मुल्कों में क्या चेंजिंग्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि 1947 14 अगस्त को आज़ाद हुआ। अब इस आज़ादी के बाद इन ईयर्स में, इस 76 ईयर्स के ड्यूरेशन में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ये किया कि आज पाकिस्तान, ये कहा जा सकता है कि बैंक करप्ट होने के दहाने पे हमारी माशी और सियासी दोनों ही हालात बहुत नासाज हैं। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो वो इतने बुरे हैं कि हम अपना फॉरेन मार्केट में गया हुआ, ऑर्डर किया हुआ सामान उसको आज़ाद नहीं करा सकते। वो शिप अभी तक हमारे पास जो है हमारी पोर्ट्स पे खड़ी हुई हैं, लेकिन वो विड्रॉ नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास इतना रिजर्व नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम उन्हें दे के ले सकें। दूसरी साइड हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की, जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ। वो इस टाइम दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी बना रहा है। इस टाइम इंडिया के पास दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी है। ये कहा जाए कि इंडिया का शुमार उन मुल्कों में होता है जिसके पास सबसे बड़ी इकॉनमी है, सबसे बड़ा रिजर्व है। तो ये गलत नहीं हुआ। ना सिर्फ इकॉनमी और रिजर्व होने के बावजूद इंडिया टेक्नोलॉजी के दौर में सबसे ज़्यादा आगे निकल गया है। पाकिस्तान की तो हम बात ही छोड़ देते हैं, अगर हम उसके कंपैरेटिव दूसरे कंट्रीज़ को भी देखें तो वो उनको भी पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस दौड़ में वो इतने इफेक्टिव वे में भाग रहा है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1991 में जो सेम सिचुएशन अभी पाकिस्तान के साथ है, 1991 में सेम सिचुएशन इंडिया के साथ भी थी। इंडिया बैंक करप्ट होने जा रहा था 1991 में। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि हर साल 1 फ़रवरी में इंडिया अपना बजट पेश करता है, लेकिन 1991 1 फ़रवरी इंडिया ने अपना बजट पेश ही नहीं किया, क्योंकि बजट पेश करने के लिए जो कि अमाउंट होनी चाहिए और जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स में, इतनी अमाउंट ही नहीं थी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। इस वजह से 1 फ़रवरी को उन्होंने अपना कोई बजट पेश नहीं किया। 1991 1 जनवरी इंडिया के पास, इंडिया के रिजर्व अकाउंट में सिर्फ $1.2 बिलियन थे। $1.2 बिलियन मतलब ये है कि इंडिया के पास सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का वक्त था कि वो अपने ऑयल की परचेजिंग, जो इंटरनेशनल मार्केट से वो ऑयल परचेज करता है, वो सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का ऑयल परचेज कर सकता था। इतनी अमाउंट उसके पास थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1991 तो इतना ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो बैंक करप्ट होने जा रहा है 1991 में, और आज चंद सालों के बाद 2023 में इतना बड़ा क्या उन्होंने चेंज कर दिया है कि जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी, छठी ताकतवर इकॉनमी बन गई है और उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। तो चलें थोड़ा सा मैं आपको इस बात पे गाइड कर दूं कि इंडिया ने वो कौन से स्टेप्स लिए, इंडियन इकोनॉमिस्ट ने वो कौन से स्टेप्स लिए जिसकी बेस पे आज इंडिया की इकॉनमी, पाकिस्तान तो छोड़े, दुनिया के बाकी कई मुल्क से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इंडिया टेक्नोलॉजी के दौर में तरक्की किए जा रहा है। तो 1991 की बात करते हैं कि जब इंडिया बैंक करप्ट होने जा रहा था और $1.2 बिलियन सिर्फ रिजर्व रह गए थे, जिसकी बेस पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने 2 से 3 हफ्ते का ऑयल ले सकता था। इसके साथ साथ इंडिया ने सबसे पहला मूव किया IMF की तरफ, जो कि अब पाकिस्तान कर रहा है, और IMF ने वही रिस्पॉन्ड दिया जो कि वो अभी पाकिस्तान को दे रहा है। उस पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन रख दी कि आप इन्हें फॉलो करेंगे तो हम आपको कुछ फेवर दे सकते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अब जब यहाँ तक कंडीशन पहुँच गई, इस सिचुएशन तक, इस सूरत हाल तक बात पहुँच गई, लेकिन इंडिया की इकॉनमी इतनी ज़्यादा जो है डिस्टेबलाइज हो चुकी थी कि वो उस टाइम पे अपनी इकॉनमी को बैलेंस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, जो कि उन्होंने किया। और वो हद ये थी कि इंडिया ने IMF की हर कंडीशन को एग्री किया।
वो कंडीशन ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मामलात में भी थी। एक कंडीशन ये थी कि उस टाइम इराक ने कुवैत पे हमला किया था और कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका जो है इस जंग में शामिल हो गया था, उसने इराक पे हमला कर दिया था। अब जब इराक पे हमला करना था उसे, तो उसके पास इतने बड़े डिस्टेंस के में कोई अपना एक एरिया नहीं था, एक प्लेस नहीं था जहां पे वो स्टॉप डाउन हो सके और अपने जहाज़ों को, अपने लोगों को फ्यूल अप कर सके। तो अब उसके लिए उसने इंडिया से जो है अपना प्लेस मांगा, ये कहें कि बेड़ी अड्डा मांगा कि जिसकी जगह पे वो अपने जहाज़ों को लैंड करवा के रिफिलिंग करता और वहाँ से वापस जो है इराक पे हमला करता। 1991, ये मत भूलिएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा हामी और सबसे अच्छा दोस्त भी उस टाइम इराक ही होता था, लेकिन मुल्की और माशी हालात देखते हुए इंडिया ने इस बात पे भी एग्री कर दिया कि हम उन्हें वो जो है प्लेस, वो एरिया प्रोवाइड करेंगे जिससे वो इराक पर हमला कर सकें। मतलब कहने का कि उस इंडिया ने उस वक्त की तमाम तर टर्म्स एंड कंडीशन को माना। आईएमएफ से इमदाद आना शुरू हो गई, लेकिन आईएमएफ की इमदाद इंडिया जैसे जाइंट मुल्क के सामने कुछ भी नहीं, और वो पैसा कंज्यूम हो गया इंडिया के दीगर मामला, दीगर मुल्की मामलात को हल करने में। अब इंडिया के पास दूसरा क्या ऑप्शन था? दूसरा ये ऑप्शन था कि इंडिया ने इंग्लैंड, सिंगापुर और जापान के साथ अपने रिजर्व को जो है वहाँ पे रखवाने का फैसला किया कि हम अपना गोल्ड जो है वहाँ पे रिजर्व रखवाएंगे और उस रिजर्व के बदले हम उनसे इमदाद लेंगे, उनसे जो है लोन लेंगे। और ये हुआ 1991 में ही इंडिया ने पहली ही शिपमेंट में अपना 47 टन गोल्ड, अपना रिजर्व 47 टन गोल्ड इंग्लैंड ट्रांसफर किया। इस ट्रांसफर के बाद इंडिया के पास एक भारी अमाउंट आ गई, जिसकी वजह से वो थोड़े स्टेबल हुए। उन्होंने अपने डेबिट्स जो थे उनको कम किया, अपनी जो मुल्क की इकोनॉमी थी उसको बैलेंस करने की कोशिश की, और ये अमल चलता रहा। तकरीबन 4 से 5 जो है अटैम्प्ट जो है इंडिया ने किए कि अपना गोल्ड जो था वो बाहर भेजा। ना सिर्फ बाहर भेजा बल्कि उसके बदले में एक अमाउंट ली और अपने मुल्क को स्टेबलाइज किया। ये वो साल था जिस साल इंडिया ने एक बहुत बड़ी चेंज भी किया अपने मईशी निज़ाम में। 1991 से पहले इंडिया अपने मुल्क में प्राइस खुद सेट करता था, मतलब गवर्नमेंट खुद प्राइस सेट करती थी दीगर चीज़ों की, जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन तो नहीं होती थी, लेकिन इससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी या फॉरेन कंपनीज थी वो इस चीज़ को डिसलाइक करती थी। उनकी कॉस्ट, उनकी प्रोडक्शन से जो है गवर्नमेंट को कोई सरोकार नहीं होता था। गवर्नमेंट जस्ट प्राइस जो है इंट्रोड्यूस करती थी, जिसकी वजह से लोकल मार्केट को तो फ़ायदा होता था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के खदशात थे, जिसकी बेस पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। 1991 वो साल था जिस साल इंडिया ने अपना ये कंडीशन ख़त्म कर दिया। ये ख़त्म होना था जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लग गई। एक दफ़ा इन्फ्लेशन तो हुई क्योंकि प्राइस मार्केट सेट कर रही थी, तो उस टाइम पे मार्केट ने एक हाइप क्रिएट कर दी प्राइस की। ये इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा धचका था, लेकिन उसको भी बेयर किया गया। जब फॉरेन कंपनीज आई, कंपटीशन बढ़ गया, तो प्राइस खुद ही स्टेबलाइज हो गई, रुक गई, और आहिस्ता आहिस्ता इस प्राइस को जो है एक ऑर्डिनरी फिगर पे लेकर आ गया। लेकिन जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई तो लोगों की सोर्स ऑफ इनकम भी डबल हो गई, जिसकी वजह से उन्हें प्राइस इतना ज़्यादा इशू नहीं लगा, इतना ज़्यादा मैटर नहीं लगा, जिसकी बेस पे वो जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया। 1991 में इंडिया ने मल्टीपल ऑप्शंस को इस्तेमाल किया इकोनॉमिकल, और वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर बनाते चले गए। यही वजह है कि आज इंडिया स्पेस में भी हमसे बहुत आगे निकल गया है। रिसेंटली इंडिया ने 36 स्पेस मिशन जो है, 36 स्पेस क्राफ्ट जो थे वो अपने वहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं अपने मिशन के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इंडिया आईटी के अंदर, एक कंप्यूटर वेबसाइट्स के अंदर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर कितना आगे निकल गया है, तो इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि दुनिया की 10 बड़ी कंपनीज, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, मल्टीपल कंपनीज, दुनिया की 10 बड़ी कंपनीज के सीईओ भी जो है वो इंडियंस ही हैं, जो कि उन ना सिर्फ उन कंपनीज को ऑपरेट करते हैं बल्कि उन कंपनीज की कोलैब के साथ अपने मुल्क को बेनता बेनिफिट्स देते हैं, और देने भी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बात करें हमारे मुल्क की, तो हमारा माशी निज़ाम आपके सामने है, सियासी निज़ाम भी आपके सामने है। हमारे यहाँ पे अभी तक भी जो कि रॉबरीज़ है, जो कि ये कह लें कि जो कि मुल्की मसाइल हैं कि ज़मान पार्क पहुँचे, यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे, इस धरने पे आए, इस जलसे पे आए,
इस लीडर को सपोर्ट करें। इससे ज़्यादा, इससे बेहतर कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी को तो छोड़ ही दें, अगर आप लाइफ सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वो भी हमारे मुल्क में शामिल नहीं। यही वजह है कि आए दिन हमारे मुल्क में एक रेशो दिखाया जाता है कि 7 लाख नौजवान, 60,000 नौजवान इस टाइम से इस टाइम के ड्यूरेशन में मुल्क से बाहर चलेगा। तो यही वजह है कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिकल ग्राफ डे बाय डे डाउनफॉल होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के मुताबिक, जिस पे वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड भी है और कुछ नेशनल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो का भी है। इसमें कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान पे। तो बात करते हैं इकॉनमी से ही, ठीक है। इंडिया के पास दुनिया की 6ठी बड़ी इकॉनमी है। इसके मद्दे मुकाबिल हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी तो छोड़े, हमारी सारी कंसिस्टेबिलिटी है कि वाघा बॉर्डर पे टांग किसकी ऊपर। तो इंडिया ने 6ठी बड़ी इकॉनमी बनाई, हमने अपनी टांग वहाँ ऊंची रखी। इसके साथ साथ आगे आ जाए, इंडिया दुनिया का 13वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा 13वां एक्सपोर्टर है। और इसके मद्दे मुकाबिल हमारी टांग फिर वाघा बॉर्डर पे सबसे ऊंची। आगे आ जाए, इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो कोल प्रोड्यूस करता है, कोयला प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्शन करता है, उसको एक्सपोर्ट भी करता है, उसके साथ मुल्क में इस्तेमाल भी करता है। इसके मद्दे मुकाबिल अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने फिर वाघा बॉर्डर पे अपनी टांग ऊंची रखी। इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, वो 72 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा करती है। इसके मध्य मुकाबले पाकिस्तान की 50 कंपनीज को भी मिलाया जाए तो शायद वो शामिल ना हो, लेकिन हाँ, टांग वाघा बॉर्डर पे हमारे वाले की ऊपर हो गई। अब बात करते हैं शिपयार्ड की। दुनिया के बेहतरीन पोर्ट पाकिस्तान में होने के बावजूद भी इंडिया 11वें नंबर पर आता है, जो कि अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है शिपिंग के थ्रू, परचेजिंग भी कर रहा है, मटेरियल ले भी रहा है और सेल भी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स। मैं समंदर पोर्ट्स की बात करूं, और इसके मध्य मुकाबले पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी वाघा बॉर्डर पे टांग सबसे ज्यादा ऊंची होती। कहने का और बताने का मतलब ये था कि इस कंडीशन में लाने वाले, जहाँ तक हम अपने सियासतदानों को, अपने हुकूमत के लोगों को बुरा भला कहते हैं कि हमारी एक इस कंडीशन के पीछे उनका हाथ है, बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं कि एक बड़ा हाथ उन्हीं लोगों का है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आवाम का भी इंडिविजुअल एक्ट शामिल है। हमने खुद भी टेक्नोलॉजी से वो हाथ नहीं मिलाया जो कि हमें मिलाना चाहिए था। हमने अपने बच्चों को उस लेवल पे गाइड नहीं किया, उस लेवल पे अवेयर नहीं किया कि वर्ल्ड जब शिफ्ट हो रहा था टेक्नोलॉजी की साइड पे तो हम इंडिविजुअल स्टेप्स ले सकते थे। आज अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो हमारे मुल्क में एक अच्छा चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू फ्रीलांसिंग। वो यही हुआ कि हमने बच्चों को अवेयर किया, हमने अपने यंगस्टर्स को अवेयर किया, जो कि इससे पहले आपने नहीं किया था। लेकिन फ्रीलांसिंग भी इनफ नहीं होगी, क्योंकि ये हमने एक जो है हिरार्ची क्रिएट कर दी है कि ये भी हम जो है, जो पहले हम कहते थे ना कि हम कंपनीज में गधे भर्ती करते थे और उनसे काम लेते थे, अब हमने जो है ये कह लें कि डिजिटल गधे जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। अभी भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा रहे, हम बिजनेस की तरफ नहीं जा रहे, हम कंपनीज की तरफ नहीं जा रहे, हम रेवेन्यूज की तरफ नहीं जा रहे। तो आज फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे एटलीस्ट हम इन चीज़ों का आगाज़ करें, हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करें, इकॉनमी स्टेबलाइज किस तरह हो सकती है, इंडिविजुअल स्टेप ले। हम हुकूमत से तो इल्तिजा नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम खुद अपने हालात को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो अवेयर करें अपने लोगों को, अपने बच्चों को, ताकि वो इन चीज़ों को जो है सीरियस लें और इस पे कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।